हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जैसा कि इस स्कीम के बारे में सुना तो सब लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे पब्लिक से मिलता हूं तो कई लोगों को आज की डेट में भी आइडिया नहीं कि इस स्कीम का कैसे बेनिफिट ले सकें, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या लोन अमाउंट चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बैंक वाले, या कोई सब्सिडी है। तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से ये नॉलेज आपको पहुंचाई जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते। तो मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है कि आप जन समर्थ पोर्टल पे जाइए, अपने केवाईसी बेसिक डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट और उद्यम आधार अपलोड कीजिए। विद इन 2 मिनट आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर आपको मिल जाएगा। वो इन प्रिंसिपल सेक्टर लेकर आप बैंक के पास जाइए, बैंक आपको इंस्टेंट आपके खाते में, अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, रियलिटी चेक कुछ और है। तो मैंने सोचा कि आपको जो एक्चुअली प्रैक्टिस क्या होती है बैंकों में वो वीडियो के माध्यम से बताया जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से लोग इस स्कीम के तहत एलिजिबल है। तो इसमें अगर आपका बिजनेस इंडिविजुअल नेम से है, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, या कोई एलएलपी है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सारे के सारे लोग ये लोग एलिजिबल है। बट आपका बिजनेस मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट 2006। ये बाकी सारे लोग एलिजिबल है, लेकिन आपका जो बिजनेस है एज ए माइक्रो एंटरप्राइज रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन द सेंस की आपके पास उद्यम आधार होना चाहिए। आपके पास उद्यम आधार है तो बाय डिफॉल्ट आप समझो कि आपका बिजनेस उसमें रजिस्टर्ड हो ही गया उस एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत। में न्यू बिजनेस हो आपका तो भी आप इस स्कीम के तहत बेनिफिट ले सकते हैं, और आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब फिर बात आती है लोन अमाउंट की। तो ये इस स्कीम को टोटल 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोन अमाउंट। अगर आप 0 से लेके 50,000 तक लोन अप्लाई करते हैं तो वो कैटेगरी कहलाती है शिशु। अगर आप 50,000 से लेके 5 लाख तक के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो वो कैटेगरी कहलाती है किशोर। अगर आप 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में आप लोन अप्लाई करते हैं तो वो कहलाती है तरुण। अभी एक नई कैटेगरी गवर्नमेंट ने ऐड किया, लास्ट ईयर बजट में चेंज किया। जो मुद्रा लोन की लिमिट थी उसको 10 लाख से इंक्रीज करके 20 लाख कर दिया। कैटेगरी का नाम दिया तरुण प्लस। ये बात हो गई लोन अमाउंट। फिर आता है मार्जिन। अगर आप शिशु कैटेगरी में लोन अप्लाई करते हैं यानी 50,000 तक लोन अमाउंट अप्लाई करते हैं तो आपका मार्जिन होगा नील। अगर आप किशोर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं यानी 50,000 से लेके 5 लाख तक के बीच में लोन अप्लाई करते हैं तो आपकी जो मार्जिन होगा टोटल 10%। अगर आप तरुण कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपका जो मार्जिन होता है 25%। अगर तरुण प्लस में आप अप्लाई करते हैं तो एज पर बैंक होता है, बट जनरली वो भी 25% ही चार्ज करते हैं। तो रही बात मार्जिन। मार्जिन मनी क्या होती है, जैसे आप कोई मशीनरी परचेज करने गए हो, मान ली मशीनरी का दाम है 5 लाख, तो ऐसा नहीं कि आप बैंक के पास गए तो बैंक आपको टोटली 5 लाख का फाइनेंस करेगा। वो हमेशा आपसे मार्जिन मनी का डिमांड रखेगा। मार्जिन यानी अगर आप 5 लाख तक की मशीनरी परचेज करना चाहते हो तो आपसे बोलेगा 10% आप मार्जिन जमा कीजिए, तो 50,000 आपका मार्जिन मनी आपके रूप में आपसे लेगा और 4.5 लाख का फाइनेंस कर देगा। टोटल मिलाकर टोटल सामने वेंडर को, जहां से आप मशीन परचेज करने वाले उनको आरटीजीएस, एनईएफटी या डीडीओ। तो आपके मन में एक ऐसा डाउट आता होगा कि मार्जिन मनी क्यों लेते हैं। मार्जिन मनी का जो मेन पर्पज होता है बैंकों को लेने का कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो आप बिजनेस करने वाले हो, चाहे जो या कोई मशीनरी आप ले रहे हो, उसमें आपका भी इंटरेस्ट है। अगर आपका पैसा कुछ उसमें इन्वेस्ट हो रहा है यानी 10% आपका उसमें इन्वेस्ट हो रहा है तो आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। तो मार्जिन का जो मेन कंसेप्ट यही होता है बैंकिंग। मार्जिन की डिमांड इसीलिए बैंक वाले रखते हैं। ये रही मार्जिन मनी की बात। अब आता है लोन टेन्योर। अगर आप शिशु कैटेगरी में लोन अप्लाई करते हैं यानी 50,000 तक लोन अप्लाई करते हैं तो आपका जो टेन्योर होता है जनरली 3 ईयर होता है। अगर आप किशोर कैटेगरी में लोन अप्लाई करते हो यानी 50 से 5 लाख के बीच में अप्लाई करना चाहते हो तो लोन जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है। अगर तरुण में आप जा रहे हैं, तरुण या तरुण प्लस में, दोनों में मैक्सिमम आपको 7 ईयर के लिए लोन मिलता है, 84 मंथ मैक्स टू मैक्स। अब आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है जनरली बैंक टू बैंक वेरी करता है। ये कोई जनरली फिक्स नहीं होता। सारे बैंकों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सारे बैंकों का देखने जाएंगे जनरली पब्लिक सेक्टर बैंकों में तो 11 से 12% के बीच में वेरी करता है। ये हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। अब आती है प्रोसेसिंग फीस। इसमें अप टू 10 लाख तक अगर आप लोन अमाउंट अप्लाई करते हैं तो कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। मात्र आपसे डॉक्यूमेंटेशन प्लस स्टाम्प ड्यूटी चार्ज स्टेट वाइज, हर स्टेट वाइज का अलग अलग होता है, तो जनरली यही चार्ज किया जाता है, स्टाम्प ड्यूटी और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। प्रोसेसिंग चार्ज 10 लाख तक नील है। अगर आप 10 लाख से ज्यादा अप्लाई करते हैं तरुण प्लस कैटेगरी में तो वहाँ बैंक की गाइडलाइंस के तहत तो प्रोसेसिंग चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन जो भी चार्जेस एप्लीकेबल होंगे वो एज पर बैंक गाइडलाइंस होती है। अब बात आती है सिक्योरिटी की। देखिए आपने सुना तो होगा कि इसमें विदाउट सिक्योरिटी आपको 20 लाख तक मिलेगा। ये बात सच भी है। आपको 20 लाख तक नील सिक्योरिटी के तहत मिलता है। ना कोई थर्ड पार्टी गारंटी के लिए बैंक फोर्स कर सकता है इसमें, लेकिन इसके बदले आपसे बैंक एक नॉमिनल गारंटी फीस के रूप में एवरी ईयर चार्ज करेगा, यानी लोन अमाउंट के रफली 1%, जिसको सीजीटीएमएसी फीस कहते हैं। यानी सीजीटीएमएसी फी आपको जनरली बैंक चार्ज करता है। बिकॉज आपका लोन अगर विदाउट सिक्योरिटी है तो सीजीटीएमएसी में आप लोन अकाउंट कवर करना बैंक को कंपलसरी होता है। वो नॉमिनल 1% की चार्जेस आपको सीजीटीएमएसी फीस लोन अमाउंट के तहत एवरी ईयर आपको पे करने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें बहुत सारे कस्टमर को ये नहीं पता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज मैं डॉक्यूमेंट का 1 बाय 1 आपको मैं कन्वे कर दे रहा हूँ। इसमें जो बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बिजनेस प्रूफ के रूप में बैंक आपसे उद्यम आधार मस्ट कंपलसरी है, यानी उनके पास होना ही चाहिए। अगर आपकी शॉप या कोई यूनिट रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट आपको बैंक को देना पड़ेगा। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है तो बहुत ही अच्छी बात है, जीएसटी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और आपके पास आईटी रिटर्न है तो आप आईटीआर आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे अगर आपका फूड रिलेटेड बिजनेस है तो फूड लाइसेंस आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट
स्टेटमेंट, नगर पालिका से आपको शॉपिंग लाइसेंस मिलता है, वो जमा करना होता है, और इस मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट आपको जमा करना होता है। और इसमें टाइप ऑफ लोन, इसमें दो प्रकार से आपको बैंक फाइनेंस करता है, एक टर्म लोन के फॉर्म में और एक आपको कैश क्रेडिट के नाम में, जिसको जनरली लेमन लैंग्वेज में सीसी बोलते हैं। टर्म लोन में अगर आप कोई मशीनरी परचेज करें, यानी कोई फिक्स एसेट्स आपको परचेज करना है, या आपके बिजनेस में कुछ, या आपकी कोई यूनिट में फर्नीचर का काम कराना हो, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस में, तो आपको टर्म लोन के तहत लोन बैंक फाइनेंस करता है। वो एज पर कैटेगरी होगा। अगर आप किशोर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 5 साल के लिए बैंक फाइनेंस करता है, और आप तरुण में जाते हो तो 7 ईयर के लिए फाइनेंस करता है। और कैश क्रेडिट जो लिमिट बैंक सैंक्शन करता है वो 12 मंथ के लिए करता है, यानी एवरी ईयर आपको सीसी लिमिट को रिन्यूअल के लिए आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, यानी जनरली 12 मंथ के लिए होता है। वो जो मेन उसका पर्पज होता है, बैंक आपको डे टू डे बिजनेस के लिए देता है। जब मान लीजिए आपकी कोई कपड़े की शॉप है, तो आपको डेली कुछ सामान परचेज करना होगा डीलर से, तो वो जनरली स्टॉक के लिए देता है। मेन पर्पज सीसी का जो होता है वो स्टॉक परचेज के लिए होता है। और जो टर्म लोन का मेन पर्पज होता है, कोई भी लॉन्ग फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए, जो लॉन्ग टेन्योर के लिए हो, यानी जैसे आप कोई फर्नीचर लेने वाले हो तो लॉन्ग पीरियड के लेने हो, या कोई मशीनरी लेने वाले हो तो वो भी लॉन्ग पीरियड के लेने वाले हैं। और तीसरी बात, सिविल हिस्ट्री। सिविल हिस्ट्री में आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, कोई राइट अप ना होना चाहिए, और आपके सिविल में कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस लोन नहीं होना चाहिए। आपने ऑलरेडी किसी और बैंक से मुद्रा लोन ले रखा है या कोई बिजनेस लोन ले रखा है, तो आप दूसरे बैंक या को अप्रोच करेंगे मुद्रा लोन लेने के लिए, तो वो आपका अप्रूवल नहीं होने वाला है। ये रही मेजर बात है। आपको मैं कुछ लास्ट में टिप्स देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी बैंक या ब्रांच मैनेजर को अप्रोच करें, तो जनरली आप कैसे बात करें कि जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लोन सैंक्शन होने की बढ़ जाए। उसमें जो मेजर बात है आप ध्यान रखिए। पहले आप सबसे पहले बात पोलाइट वे में ही बात करें ब्रांच मैनेजर से हमेशा। और दूसरी बात, कभी भी आप जब ब्रांच मैनेजर से बात करो तो डेस्परेट ना दिखे, हमको लोन की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है, ऐसा आपको बातों से ब्रांच मैनेजर को ऐसा ना लगे कि बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है लोन के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात, देखिए वैसे जनरली इस लोन में कोई सिक्योरिटी बैंक नहीं मांगता है, लेकिन जनरली क्या है कि इसी बात का बैंक वालों को बहुत सारा डर भी होता है। जो ब्रांच मैनेजर होता है उसको कि ये विदाउट सिक्योरिटी लोन है, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो सबसे पहले बैंक जो ब्रांच मैनेजर ने लोन सैंक्शन किया उसको अप्रोच करता है, ना कि कस्टमर। इसीलिए हम लोग बहुत सारे लोग बैंक वालों पे गुस्सा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके सामने भी बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं, इसीलिए वो कस्टमर को पहचानने की कोशिश करते हैं, कस्टमर की बिजनेस को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप कन्विंस कर लिए गए तो आप इजिली आप लोन सैंक्शन करके दिया जाता है। और तीसरी बात आपको क्या ध्यान है, अगर आप पता कीजिए उस ब्रांच के अगर कोई एग्जिस्टिंग बड़ा कस्टमर हो, कोई डिपॉजिट अकाउंट होल्डर हो, या कोई बड़ा सीसी होल्डर हो, या बड़ा लोन वाला हो, और आप उससे जानते हो, तो उसका आप रेफरेंस ब्रांच मैनेजर से दे सकते हो कि देखिए मैं आप उनसे आप मेरा रिव्यू ले सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट रखने से पहले आप जिस कस्टमर से आपका रेफरेंस आप देने वाले हो, आप बिल्कुल श्योर रहें कि वो आपको पॉजिटिव रिव्यू देगा। ये दो धारी तलवार की तरह ये आपको काम कर सकता है, क्योंकि आपके सामने कस्टमर आपको बोले और जब ब्रांच मैनेजर उसको अप्रोच करे तो उससे आपको नेगेटिव। तो इसलिए इस बात ध्यान रखें। अगर वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।